Good morning to all in one present here. First of all, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल चंदिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग यहाँ JNV-ST 2020 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के विषय में सामान्य रूप से चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी शिक्षक बंधुओं से मैं एक सामान्य चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे विद्यालय में 3 प्रकार के टेस्ट या परीक्षाएं आयोजित होती रहती हैं। उनमें से जो पहली परीक्षा है वो है असेसमेंट टेस्ट। और ये जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं ये थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं क्योंकि स्कूल लेवल पर कंडक्ट होते हैं। इसके बाद दूसरे एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा कंडक्ट होते हैं और ईयरली एग्जाम होने की वजह से इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। और थर्ड टाइप के जो एग्जाम होते हैं वो हैं सिलेक्शन टेस्ट। अभी हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वो है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदिया में भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का टेस्ट सेंटर बनाया गया है, एग्जाम सेंटर बनाया गया है। मेरा मानना है कि आप सभी लोग पूर्व वर्षों में भी इस टेस्ट के बारे में या इस एग्जाम में परीक्षाएं आयोजित करवाए हैं। कहीं ना कहीं आप ड्यूटी अपना निर्वहन किए हुए हैं, चाहे तो इन्विजिलेटर की हम बात कर रहे हों, चाहे CS की बात कर रहे हों, चाहे क्लर्क की बात कर रहे हों। फिर भी आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है या परिचर्चा का जो विषय है उस परिचर्चा के विषय में सत्र 2022 में आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो एग्जाम होगा 2 घंटे का होगा। जो मुख्य रूप से बच्चों के लिए लिखने का टाइम है या एग्जाम देने का टाइम 2 घंटे का है। टोटल 100 मार्क्स का है और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 80 क्वेश्चन है। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं, रिटन नहीं होगा बच्चों का, उनको लॉन्ग आंसर टाइप नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि OMR शीट पर बच्चे आंसर करेंगे। और जब भी हम बात करते हैं OMR शीट फिल करने की तो हाँ बच्चों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्विजिलेटर की हो जाती है क्योंकि ये जो बच्चे हैं कक्षा 5 में अभी पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 में प्रवेश के लिए एग्जाम दे रहे हैं। ये 10 या 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनकी जो क्षमता का स्तर है, मानसिक स्तर है, ये जो प्रैक्टिस है OMR की वो ना के बराबर होती है। इसलिए इन्विजिलेटर्स की जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बच्चों से ज़्यादा हो जाती है। बच्चे एग्जाम में क्या लिखते हैं, आंसर कैसे दे रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन बच्चों की जो डेटा है वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो एग्जाम है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में है, दोनों मीडियम में हो रहा है। हालांकि अदर लैंग्वेजेज में भी है लेकिन हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट में केवल 2 ही लैंग्वेज चल रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 पार्ट हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तीनों पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जो पहला पार्ट है वो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता का पार्ट होता है। और इसमें
अलग अलग प्रकार के वर्बल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बच्चों की तार्किक क्षमता पहचानने के क्वेश्चंस होंगे, दूसरा अर्थमेटिक टाइप का और तीसरा लैंग्वेज होता है। अर्थमेटिक में मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे और जो तीसरा है वो लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर होगा। लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि या तो बच्चा हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट किया होगा या इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किया होगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी माध्यम के हैं, वो निश्चित रूप से हिंदी ऑप्ट किए होंगे, हिंदी चुने होंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश चुनते हैं। यहाँ भी इन्विजिलेटर्स को एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन पेपर उस बच्चे को मिल रहा है वो हमको ध्यान रखना है, उस बच्चे से पूछ लेना है कि आप किस मीडियम के हैं, यदि आपके सेंटर में दोनों एग्जाम हो रहे हैं तो। ये हमको पहले से ही अलर्ट रहना है कि हमारे क्लासरूम में, हमारे एग्जाम रूम में जो बच्चे हैं वो किस टाइप के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं या मिक्स्ड हैं। और यदि एक ही माध्यम है तब तो कोई बात ही नहीं है, दोनों माध्यम है तो स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा किस बच्चे को किस माध्यम का पेपर दिया जा रहा है। टाइमिंग जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम केवल 2 घंटे का है, तो एंट्री ऑफ स्टूडेंट इन द रूम 11 बजे, इसमें गलत लिखा हुआ है, बच्चे को क्लासरूम में 11 बजे एंटर कर जाना है। OMR का डिस्ट्रीब्यूशन 11:15 पे हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन 11:15 AM पे। इट मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दोनों एक साथ बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 11 बजे बच्चे क्लासरूम में आ जाएंगे और जैसे बच्चे 11 बजे क्लासरूम में आते हैं, इन्विजिलेटर्स उनको उनके सीटिंग प्लेस में, सीटिंग रूम के सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग उनके सीटिंग प्लेस में बिठाएंगे, जो जिसका बेंच होगा, डेस्क होगा। कोई बच्चा दूसरे डेस्क में ना बैठ सके, इस बात को ध्यान रखेंगे इन्विजिलेटर्स। 15 मिनट्स उनके पास टाइम है सीटिंग के लिए। 11:15 में बच्चों को क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर देनी। हाँ, टाइमिंग के लिए जो बेल है, बेल को ही आपको फोकस करना है, अपने रिस्ट वॉच वगैरह का यूज नहीं करना है, क्योंकि जो स्कूल की बेल है सेंट्रल, पूरे सेंटर के लिए एक ही साथ बेल लगेगी, एक ही टाइमिंग के साथ पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कलेक्ट भी होंगे। इसलिए आपको फोकस करना है कि बेल लगेगी, उस बेल को माइंड करना है। बेल टाइमिंग भी वहाँ अलग से आपको बता दिया जाएगा या क्लासरूम में लगा दिया जाता है। मोस्टली क्लासरूम के गेट में बेल टाइमिंग रहती है। एक्चुअल पेपर टाइमिंग जो है 11:30 AM से 1:30 PM है, 2 घंटे का पेपर है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। तो ये तो बेल टाइमिंग है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब जब हम बात करते हैं एग्जाम ड्यूटी की, तो पूरे एग्जाम के दौरान इन्विजिलेटर्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने में। हालांकि हमारे पूरे स्कूल में भी देखें तो एक प्यून से लेकर के और सेंटर सुपरिंटेंडेंट तक के जो ऑफिसर्स हैं या ऑब्जर्वर तक के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं, उन सबके अपने अपने रोल होते हैं और बिना किसी के सहयोग के एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी इन्विजिलेटर्स की जो ड्यूटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जो 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम होता है, बच्चों के साथ में जो रहते हैं वो इन्विजिलेटर्स रहते हैं। बच्चे छोटे हैं, हम बार बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि बच्चे गलती करते हैं और बच्चे गलती ना करें, इसीलिए इन्विजिलेटर्स क्लासरूम में, एग्जाम रूम में होते हैं। तो चलिए, इन्विजिलेटर्स की क्या ड्यूटी है, सेंटर सुपरिंटेंडेंट की क्या ड्यूटी है, क्लर्क की क्या ड्यूटी है, हम वो सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है आज का, वो इन्विजिलेटर्स के लिए कि आपके क्या रोल हैं इस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। तो इन्विजिलेटर्स के जो ड्यूटी है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है बिफोर एग्जाम, दूसरा जो पार्ट है वो ड्यूरिंग एग्जाम, और जो थर्ड पार्ट होता है आफ्टर एग्जाम।
तो देखिए तीनों पार्ट में आपको बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम के जो वर्क होंगे वो थोड़ा सा कम होंगे लेकिन सेंसिटिव होंगे। और ड्यूरिंग एग्जाम आपका जो 2 घंटे का टाइम होता है जब बच्चे और आप एक साथ होते हैं, उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है। तो एक एक करके हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बिफोर एग्जाम, जैसे बच्चे आपके क्लासरूम में 11 बजे प्रवेश कर रहे हैं या एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे 11 बजे प्रवेश कर रहे हैं, 11 AM पे इंटर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो इन्विजिलेटर्स हैं उनसे 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले क्लासरूम में इंटर कर जाएंगे। इट मीन्स इन्विजिलेटर्स जो हैं 10:30 से 11:15 के बीच, 10:30 से 10:45 के बीच में क्लासरूम में इंटर कर जाएंगे। फिर इन्विजिलेटर्स का जो पहला वर्क है, सबसे पहले वो क्लासरूम एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने के साथ ही सबसे पहला जो वर्क होगा उनका सीटिंग अरेंजमेंट चेक करना कि क्या उनके लिए अलॉटेड स्टूडेंट, जैसे हम रूम नंबर 5 में जा रहे हैं और हमारे रूम नंबर 5 में 12 स्टूडेंट, हालांकि सभी रूम में 12 स्टूडेंट इक्वली स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस बार के टेस्ट में। तो जैसे हमारे रूम में यदि 12 स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है तो हम पहले देख लें कि क्या हमारे क्लासरूम में 12 बेंच हैं, और यदि हैं तो क्या वो प्रॉपर हैं, अरेंजमेंट में हैं, सिस्टमेटिक हैं या नहीं हैं। नहीं है तो उनको हम किसी प्यून वगैरह को कॉल करके और उनको अरेंज करवाते हैं। और यदि बेंच अरेंज्ड हैं, सिस्टमेटिक हैं, तो क्या सभी बेंच में रोल नंबर बच्चों के लिखे हुए हैं, और जो रोल नंबर बेंच में लिखे गए हैं तो क्या वो प्रॉपर रोल नंबर हैं जो हमको सीटिंग प्लान में दिया गया है। तो ये चीज़ें बेंच प्रॉपर होनी चाहिए, बेंच में रोल नंबर प्रॉपर लिखे होने चाहिए, और वो रोल नंबर हमारे सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी ऐसा रोल नंबर नहीं हो जो कि हमारे सीटिंग प्लान में मेंशन है और बेंच में नहीं है, या बेंच में है और हमारे सीटिंग प्लान में मेंशन नहीं है। ये सबसे हमारा पहला वर्क होता है। फिर इन्विजिलेटर चेक दैट कैंडिडेट्स सिट एट द राइट सीट। जब बच्चे प्रवेश करने लगते हैं क्लासरूम में, एग्जामिनेशन रूम में, तो वो हमको ध्यान रखना है कि बच्चे एक प्रॉपर प्लेस में बैठ रहे हों, दूसरे के प्लेस में ना बैठ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बी श्योर दैट नो अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। कहीं ऐसा ना हो कि जो कैंडिडेट हमारे क्लासरूम में, हमारे एग्जाम हॉल में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका रोल नंबर हमारे यहाँ नहीं है, वो आके बैठ रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है कि बच्चे को चेक करना है कि जिसका रोल नंबर दिया गया है वही बच्चा क्लासरूम में इंटर कर रहा है या कोई दूसरा बच्चा आ रहा है। इसके बाद बेड टाइमिंग आपको पहले से बता दी गई है। 11:15 में आपको टेस्ट बुकलेट मीन्स क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट मीन्स OMR कैंडिडेट को सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी। फिर से ध्यान रखिएगा, टेस्ट बुकलेट एंड OMR दोनों को सीरियल नंबर से ही स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। दोनों में सीरियल पड़ा हुआ है और कोशिश ये करें कि दोनों का सीरियल नंबर सेम होगा, ये आपको चेक करना है। पहले से जो दी जाएंगी तो सेम सीरियल नंबर के क्वेश्चन पेपर और सेम सीरियल नंबर की OMR शीट आपको दी जाएंगी, तो आप इनको सीरियल से ही डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरा, इस टाइम पे पहले भी आपको बता चुके हैं कि बच्चे दोनों मीडियम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे किस मीडियम के हैं। यदि बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको उसको इंग्लिश मीडियम का पेपर ही देना है। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो पेपर हिंदी मीडियम का ही उसको मिलना चाहिए। OMR शीट तो मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OMR शीट एक ही है। क्वेश्चन पेपर में आपको मीडियम को फोकस करना पड़ेगा। बच्चे से पूछ लें कि आप किस मीडियम के हैं, और आपके पास जो रास्ता होगा उसमें भी ये चीज़ मेंशन होगी शायद।
इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें कि आप चेक करो बच्चों, क्या क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन प्रिंटेड हैं। यदि उस क्वेश्चन पे बाय डिफ़ॉल्ट किसी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन मेंशन नहीं है, बीच में मिस प्रिंट है या कहीं मिस प्रिंट है या क्वेश्चन पेपर फटा हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन पेपर आप चेंज कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप इन्फॉर्म करेंगे तत्काल अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट को। यदि कोई भी इस तरह के परिवर्तन करते हैं, कोई भी परिवर्तन आप अपने से ना करें, अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट को कॉल करके उनको बता के ये काम करना है। तो ये तो काम था हमारा बिफोर एग्जाम। इसमें एक चीज़ और है कि आप क्लासरूम में एंटर करने के पहले जहाँ क्वेश्चन पेपर ओपन हो रहे होंगे, वहाँ की फॉर्मेलिटी में भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर इन्विजिलेटर्स के सामने ओपन होते हैं, तो आप वहाँ से भी अपने पैकेट या क्वेश्चन पेपर और OMR शीट जब लेकर के आएंगे तो वो दोनों चीज़ों को काउंट करके ही लें। जो भी मटेरियल्स आपको एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम से दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके चेक करके ही उसको रिसीव करें, क्योंकि आपको रिटर्न करते समय वो पूछा जाएगा। जो सेंटर सुपरिटेंडेंट वहाँ बैठे हैं वो आपसे चेक करके लेंगे, तो आप भी ले रहे हैं उस टाइम पे आप पहले से कैलकुलेट कर लें कि क्या जो दिया गया मटेरियल है वो आपको सेम नंबर्स में, सेम संख्या में है या नहीं है, जितना आपको रिक्वायर्ड है, कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है, या उसी क्लासरूम का दिया गया है, या पता चले क्वेश्चन पेपर दूसरे क्लासरूम का है और हम दूसरे क्लासरूम में जा रहे हैं, दूसरा पैकेट उठा के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लासरूम से या एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम से निकलने के पहले आपको चेक कर लेना है। तो ये तो बातें थी बिफोर एग्जाम। अब बच्चे आ गए क्लासरूम में, आपने क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ OMR शीट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो गया, 11:15 हो चुका है। अब आपको आगे क्या करना है? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इन्विजिलेटर्स हैव टू चेक द कोड मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुकलेट विच मैच विद द OMR शीट। ये आपको चेक करना है कि जो आपको OMR शीट दी गई है और जो टेक्स्ट बुकलेट दिया गया है, मतलब क्वेश्चन पेपर दिया गया है, दोनों के जो कोड हैं वो सेम होने चाहिए, मैच करने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप नया बुकलेट उनको इशू कर सकते हैं, लेकिन वो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट से डिस्कस करने के बाद। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। अब बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है आपको कि रोल नंबर OMR शीट में उनको इंटर करना है। अब यदि स्टूडेंट रोल नंबर OMR शीट में इंटर करता है तो OMR शीट कैसे फिल की जाती है ये आप लोग ठीक प्रकार से जानते हैं। फिर भी मैं सैंपल के तौर पे भी लास्ट में आपको नवोदय विद्यालय JNVST 2020 की जो OMR शीट है उसकी आपको एक कॉपी दिखाऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि OMR शीट कैसे फिल की जाती है। उसमें जो स्टूडेंट कैंडिडेट का रोल नंबर लिखना है, फिर उसी के नीचे के जो डिजिट हैं उनको ब्लैक करने हैं, ब्लैक या ब्लू पेन से ही, बॉल पॉइंट पेन जो होती हैं उसी का यूज करना है, स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी। तो वो आप बच्चों को ठीक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे करके अपनी प्रेजेंस में कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि यदि किसी स्टूडेंट्स का रोल नंबर गलत हो जाता है तो उसका OMR शीट का इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा, और यदि इवेल्युएशन नहीं होता है मीन्स उसके एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोल नंबर बच्चे गलत ना करें। फिर कैंडिडेट्स को जैसे रोल नंबर वगैरह करेक्टली वो लिख लेते हैं तो इंस्ट्रक्ट करिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दीजिए कि सभी बच्चे को कवर पेज, क्वेश्चन पेपर में कवर पेज में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको पढ़ना है। तो बच्चे क्वेश्चन पेपर के कवर पेज के इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, उससे उनको थोड़ी सी आइडिया हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बच्चों को आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि जब तक बेल नहीं लग जाती है कोई भी नहीं लिखेगा।
क्योंकि अभी आपने 11:15 में क्वेश्चन पेपर और OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर 15 मिनट का टाइम आपके पास है कि OMR शीट और क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेलिटी आप कंप्लीट कर लें उस 15 मिनट में। और उस फॉर्मेलिटी में रोल नंबर होगा, बच्चे का नेम वगैरह हो सकता है, जो भी चीज़ें होंगी OMR शीट में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप बच्चे को ठीक तरीके से बताते जाएं और उसको लिखवाते जाएंगे। इसको समझाना आपको बोर्ड में भी पड़ता है, यदि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको बताइए कि कैसे कैसे OMR शीट में रोल नंबर वगैरह फिल करना है। फिर When candidate start attempting the test, यदि बच्चे लिखना स्टार्ट कर दिए, फिर इन्विजिलेटर्स की क्या ड्यूटी बनती है, उसके पास क्या जॉब है उस टाइम पे। तो इन्विजिलेटर्स टू कलेक्ट टेस्ट बुकलेट ऑफ absentees एंड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ absent कैंडिडेट्स। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है आपका यहाँ इस टाइम पे वो ये है कि बच्चों को आपने टेस्ट बुकलेट दे दिया, OMR शीट दे दिया, जो बच्चे प्रेजेंट हैं। जैसे 11:30 हुआ, बेल लगी, बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिया। तो अब हमको बच्चों से मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अपने तरीके से बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। हमारा जो जॉब बचता है, हमारी जो ड्यूटी बचती है वो ये है कि टेस्ट बुकलेट जो बची हुई हैं, एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको कलेक्ट कर लें अपने रूम की। अब 12 स्टूडेंट हमारे रूम में थे, उनमें से भी 3 स्टूडेंट एब्सेंट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले भी बताएं कि सीरियल नंबर से क्वेश्चन पेपर और OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक नंबर से जहां से भी बैठा है कैंडिडेट, वहां से आप OMR और क्वेश्चन बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। यदि कोई कैंडिडेट एब्सेंट है तो उसके प्लेस में भी आपको क्वेश्चन पेपर और OMR दोनों रखने हैं और सेम सीरियल नंबर के साथ आगे बढ़ जाने हैं। मतलब जो एब्सेंट कैंडिडेट है उसकी सीट में भी क्वेश्चन पेपर और OMR शीट रखी जानी थी। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट एब्सेंट होंगे उनकी OMR शीट और क्वेश्चन पेपर खाली बच रहे हैं, तो जैसे ही बच्चे राइटिंग वर्क स्टार्ट करते हैं, मीन्स 11:30 होता है टाइम, आप तत्काल एब्सेंट कैंडिडेट की OMR शीट प्लस क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि 11:30 के बाद स्टूडेंट को क्लासरूम में अलाउ नहीं करना है। जो लास्ट परमिशन है वो 11:30 तक ही है। और यदि स्टूडेंट 11:30 में आ जाता है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को जो हमने 11:15 पे दे दिया था क्वेश्चन पेपर, तो उस स्टूडेंट को, लेट कमिंग स्टूडेंट्स को, बाद में आने वाले स्टूडेंट को आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। तो आप 11:30 जैसे ही होता है, स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो एब्सेंट स्टूडेंट की क्वेश्चन पेपर और OMR दोनों कलेक्ट करिए और एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगले 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपके पास असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एब्सेंट की जानकारी लेने, एब्सेंटीज की जानकारी लेने के लिए पहुंच सकते हैं। ये करने के बाद आपने एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट बना लिया, कितने कैंडिडेट एब्सेंट हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट चेकिंग रोल नंबर एंड अदर एंट्रीज ऑफ द कैंडिडेट्स। स्टूडेंट ने, कैंडिडेट्स ने जो एग्जाम दे रहा है और कौन सी गलतियां कर रखा है, उन गलतियों को आपको चेक करना है, या कोई गलती तो नहीं कर रहा वो आपको चेक करना है। यदि कोई स्टूडेंट गलती कर रहा है तो वो आप उसको तत्काल करेक्ट करेंगे। रोल नंबर किसी भी प्रकार से गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि रोल नंबर गलत होते हैं तो फिर दिक्कत होगी। बच्चे उस टाइम पे उसकी कॉपी वैल्यूएट नहीं होगी, इसलिए उसको दिक्कत होती है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप चेक कर लें रोल नंबर गलत नहीं हो, और भी जो एंट्रीज हैं गलत नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट invigilator start taking attendance of candidates and mark absentees on the attendance sheet। आपके पास अटेंडेंस शीट है, एक बार अटेंडेंस ले लें और जो कैंडिडेट एब्सेंट है उसकी एब्सेंटी मार्क कर दीजिए, जो भी एब्सेंट है
उसके जहाँ साइन करने हैं उसके प्लेस में AB एब्सेंट पूरा लिख देना है, ABSENT पूरा रेड पेन से उसमें एब्सेंट लिख दें। Invigilator write the serial number of text booklet of candidate in attendance sheet। रासा जिसको कहते हैं, अटेंडेंस शीट जो होती है उसमें स्टूडेंट के टेक्स्ट बुकलेट का सीरियल नंबर नोट करना है। क्योंकि पहले से ही बता चुके हैं कि टेक्स्ट बुकलेट और OMR का सीरियल नंबर दोनों एक ही होगा, तो आप टेक्स्ट बुकलेट का सीरियल नंबर देखिए और उसको रासा में लिखिए। यदि आपने किसी का चेंज किया है तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि आपको टेक्स्ट बुकलेट का ही सीरियल नंबर रासा में अटेंडेंस शीट में मेंशन करनी है। ये पहले से इंस्ट्रक्शन है कि 11:30 के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं देनी है। हर 30 मिनट के बाद इन्विजिलेटर्स को अनाउंस करना है कि 30 मिनट पास हो चुके हैं, 1 घंटे पास हो चुके हैं, 1.5 घंटे पास हो चुके हैं और 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये आपको हर 30 मिनट में स्टूडेंट्स को बताना है। लेकिन इस दरमियान आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स का राइटिंग वर्क डिस्टर्ब ना हो, मतलब क्लासरूम में शोर नहीं होनी चाहिए, केवल इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। Invigilators start writing roll numbers and names in English and numericals on each candidate's OMR। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखा होगा और न्यूमेरिक डिजिट में लिखा होगा। रोल नंबर जो होगा तो न्यूमेरिकल्स में होगा और जो नेम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। एक जो ब्लॉक बने रहते हैं स्टूडेंट्स का नेम लिखने के लिए, उसमें एक ब्लॉक में एक लेटर आएगा, दूसरे ब्लॉक में दूसरा लेटर आएगा। नेम और सरनेम के बीच में एक डिब्बा ब्लैंक जाएगा। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग OMR शीट पे बहुत पहले से काम किए हैं और आपको भरना आता है, फिर भी एक सामान्य जानकारी के तौर पर मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये फिर से वही है कि इन्विजिलेटर्स को टाइम अनाउंस करना है कि आधे घंटे बीत गए हैं, कि 1 घंटे बीत गए हैं, कि 1.5 घंटे बीत गए हैं, कि 2 घंटे बीत गए हैं। ये आपको टाइम इन्फॉर्म करते रहना कैंडिडेट्स को। अब जब आपने रासा भी फिल कर लिया, अटेंडेंस शीट जिसमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर आपने मेंशन कर लिया, स्टूडेंट्स का साइन ले लिया और आपने मैच भी कर लिया, ये सारा काम आपका कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट यू हैव टू कलेक्ट द एडमिट कार्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स। हाँ, ये इस साल का जो नया पॉइंट है, सभी इन्विजिलेटर्स अपने एग्जामिनेशन रूम में प्रेजेंट सभी कैंडिडेट्स में सभी स्टूडेंट का टेस्ट एडमिट कार्ड कलेक्ट करेंगे। ये टेस्ट एडमिट कार्ड कब कलेक्ट करेंगे? जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, ताकि बाद में आपको किसी कैंडिडेट का कुछ देखना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी कलेक्ट करेंगे तब सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, ताकि आपको फिर से बच्चे का एडमिट कार्ड देखने की ज़रूरत ना हो या बच्चे को एडमिट कार्ड देखने की ज़रूरत ना हो। उस टाइम पे मीन्स 1 घंटे या 1.5 घंटे गुजर जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड भी कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी OMR शीट के साथ सबमिट होंगे। लास्ट में आपको बताना कि आधे घंटे बचे हुए हैं और ये भी बताना है कि पूरे टाइम हो चुके हैं और आप राइटिंग वर्क स्टॉप कर दें, बंद कर दें। मतलब जैसे ही 2 घंटे होते हैं बेल लगेगी, आपको बेल को फोकस करना है और उसी बेल के अकॉर्डिंग बच्चे को अनाउंस करते रहना। 2 घंटे जैसे ही कंप्लीट होते हैं बच्चों को आप अनाउंस कर दें कि आप लोग लिखना बंद कर दें। और ये भी बताना है कि कैंडिडेट्स अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। 2 घंटे तो हो गए, लेकिन लिखना आपको बंद कर देना है। लिखना बंद करने के साथ साथ आप लोग अपने सीट पर बैठे रहेंगे, ये आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें। इसके बाद इन्विजिलेटर्स OMR सीट कलेक्ट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ OMR सीट
एक्चुअल प्रेजेंस के इक्वल होनी चाहिए, ये आपको वेरीफाई करना है। एक्चुअल प्रेजेंस मीन्स आपके क्लासरूम में 12 में से 10 कैंडिडेट प्रेजेंट हैं तो 10 OMR शीट आपके हाथ में होनी चाहिए। आपने कलेक्ट किया, उनको काउंट किया, जितनी अटेंडेंस होनी चाहिए थी 12 में 12 हैं तो आपके पास 12 OMR आ चुकी हैं। या आपके क्लासरूम में 8 कैंडिडेट प्रेजेंट थे तो आपके पास 8 OMR शीट आ चुकी हैं। तब आप बच्चों को अलाउ करेंगे कि आप बाहर जा सकते हैं। मतलब आप पहले काउंट कर लें, आप अपने आप में श्योर हो जाएं, बी श्योर दैट यू हैव द सेम नंबर ऑफ OMR शीट एज रिक्वायर्ड और एज द प्रेजेंस ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। जब आप श्योर हो जाते हैं तो आपको फिर बच्चों को परमिशन दे देनी है कि आप जा सकते हैं। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट हो गया, फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी छोटी हैं। आपको अपने क्लासरूम की OMR शीट सीरियल नंबर में अरेंज करना है। क्योंकि आपने सीरियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो सीरियल नंबर में OMR शीट अरेंज भी करनी है। इसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में आएंगे आप। एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में इन्विजिलेटर्स अपने OMR शीट, अटेंडेंस शीट मीन्स राशा, लिस्ट ऑफ अब्सेंट कैंडिडेट्स ये सेंटर सुपरिंटेंडेंट को सौंप देंगे, रिटर्न कर देंगे। सेंटर सुपरिंटेंडेंट आपसे जितनी OMR शीट, जितनी अटेंडेंस शीट या एब्सेंटीज का लिस्ट दी हुई होगी, जो जो रिकॉर्ड आपको दिए थे वो सारी चीज कलेक्ट करेंगे इस टाइम पे। सेम टाइम पे आपको स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड भी रिटर्न करने हैं। और उसके बाद ये जो सारा पैकिंग मटेरियल होता है इसको पैक करने में और डिस्पैच करने में सेंटर सुपरिंटेंडेंट को यदि आपकी ज़रूरत है तो आप उनकी मदद करिए, हेल्प करिए। क्योंकि पूरे सेंटर का वर्क होता है, 200, 300, 400 बच्चे एक सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे केस में सेंटर सुपरिंटेंडेंट या 1-2 व्यक्तियों के लिए काम बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इन्विजिलेटर्स हेल्प करेंगे सेंटर सुपरिंटेंडेंट को कि मटेरियल जल्दी से जल्दी पैक हो जाए सही कंडीशन में। फिर भी आपको कुछ स्पेशली पॉइंट को माइंड करना है जो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अटेंडेंस शीट आर अरेंज रोल नंबर वाइज। जो आपने अटेंडेंस शीट लिया था वो भी रोल नंबर वाइज अरेंज होनी चाहिए। नो OMR sheet are a number of OMR sheet are equal to the number of actual presence। आप श्योर हों कि आप जो OMR sheet क्लासरूम से लेकर के आए हैं, आपके क्लासरूम में जितने कैंडिडेट प्रेजेंट थे उन दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड एज पर अटेंडेंस शीट। कोई भी कैंडिडेट अटेंडेंस शीट के बाहर का आपके क्लासरूम में अपीयर ना हुआ हो। टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज आर एज पर अटेंडेंस शीट। जो आपने एब्सेंटीज की लिस्ट बनाई है, एब्सेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई है, वो अटेंडेंस शीट में जो एब्सेंटीज है दोनों सेम होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए। और लास्ट में यू हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जाम। आपको ये भी श्योर करना है कि आपने एग्जाम स्टार्ट होने के पहले एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम से जो जो मटेरियल लिया था वो सारी चीज़ें उसी एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में आप रिटर्न कर दिए हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम। उसी के साथ साथ आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। ये जैसे प्रोफार्मा जी है, इन्विजिलेटर्स रिपोर्ट है, ये
सभी क्लासरूम से एग्जामिनेशन हॉल से जो इन्विजिलेटर्स हैं, वीक्षक हैं, वो एक पेज है, उस पेज में सामान्य जानकारी फिल करके सबमिट करेंगे। जैसे इसमें नेम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, सेंटर है और इन सबके कोड हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें फिल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जो बीच में बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में सेंटर की स्टाम्प लगी होनी चाहिए। नीचे आपको रूम नंबर लिखना है कि आप किस रूम नंबर में थे। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, विशिष्ट जानकारियां हैं जो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि यही जानकारी कंपाइल होकर के सेंटर सुपरिटेंडेंट अपने डिस्ट्रिक्ट हेड को रिपोर्ट करते हैं। आप यदि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सेंटर सुपरिटेंडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी और उस केस में पूरा जो एग्जामिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आने लगती है। इसलिए एक एक इन्विजिलेटर्स को अलर्ट रहना है। क्या करना है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट, एब्सेंट और टोटल। जैसे आपके क्लासरूम में टोटल 12 होने चाहिए, 12 में से प्रेजेंट कितने और एब्सेंट कितने हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन कोई टफ है, कोई बहुत बड़ी बात पूछ रहा है। एकदम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हैं, सामान्य सी जानकारियाँ फिल करनी है, लेकिन उसको हमको अलर्ट होके काम करना है, इतना ही डिफरेंस है। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब जनरल के कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहे हैं, ओबीसी के कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहे हैं और उसके बाद एससी के कितने कैंडिडेट्स हैं और एसटी के कितने कैंडिडेट्स हैं। ये जानकारियां आपको देनी है और यदि ये जानकारी आप दे रहे हैं तो बहुत सामान्य सी बात है। उसके बाद क्या करेंगे? बॉयज़ की जानकारी देंगे कि कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं। और यदि हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों काउंट कर लेते हैं तो बॉयज़ की संख्या लिखेंगे, गर्ल्स की संख्या लिखेंगे, कितने कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं। उसके बाद अर्बन एरिया के कितने कैंडिडेट्स हैं, रूरल एरिया के कितने कैंडिडेट्स हैं। अब आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र का है और कौन सा रूरल एरिया मीन्स ग्रामीण क्षेत्र का है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपके पास रास्ता होगा और जो एडमिट कार्ड होगा, इन दोनों चीज़ों में आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सारी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड और रास्ता से अवेलेबल हो जाएंगी। तो कौन ग्रामीण का है, कौन शहरी का है, ये दोनों चीज़ें मतलब उनकी संख्या लिखने की। 12 कैंडिडेट्स में से अर्बन के कितने थे और रूरल के कितने थे, तो या तो एडमिट कार्ड या रास्ता में से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे है रिकॉर्ड ऑफ SC ST कैंडिडेट्स। ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चों के एडमिशन होते हैं, बच्चों की जो कैटेगरी डिसाइड होती है वो आपके द्वारा फिल की गई इसी इंफॉर्मेशन से डिसाइड होती है। और ये जो डेटा होता है, ये डेटा कई बार कई जगह एनालाइज होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनालाइज होगा कि कितने ओबीसी, कितने ST ST जनरल के कैंडिडेट्स अपीयर हुए, कितने बॉयज अपीयर हुए, कितने गर्ल्स अपीयर हुए, कितने शहरी क्षेत्र के बच्चे थे, कितने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। तो ये सारी जानकारी सेंटर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और जाकर के फाइनली केंद्र तक ये जानकारियों का एनालिसिस चलता है। इसलिए इसको हल्के में ना लें, थोड़ा सा सिंसियर होकर इसको फिल करनी है। इसके बाद SC ST का रिकॉर्ड आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको टेबल दी जाती है, आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। इस फॉर्मेट में रोल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स अपीयर। SC के जो कैंडिडेट्स हैं इनके रोल नंबर आपको यहाँ मेंशन करने हैं और ये जो रोल नंबर होंगे, इसको एक चीज़ और आपको फोकस करना है कि सीरियल वाइज, जैसे एक लड़का मिल गया
10 नंबर का, दूसरा फिर 12 नंबर का मिल रहा है, तीसरा 18 नंबर का मिल रहा है, तो सीरियल वाइज आप इसमें SC के कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन करेंगे। इधर लिखा हुआ है रोल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मीन्स ST का कैंडिडेट है उसका रोल नंबर लिखेंगे। इस साइड में SC के कैंडिडेट का रोल नंबर लिखेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर, तो ये कौन सा SC के टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं, जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं वो आपको बताना। सेम है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर, तो यहाँ ST के कितने कैंडिडेट अपीयर हुए ये आपको यहाँ लिखनी है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोफार्मा जी। इसमें भी थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट ये है सर्टिफिकेट। इन्विजिलेटर्स ये सर्टिफाई करेंगे, ये प्रमाण पत्र देंगे कि मैं जितनी भी जानकारी इसमें फिल किया हूँ वो सही है। क्या क्या वैसे इसमें लिखा हुआ है, द टेक्स्ट बुकलेट प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स वेयर एज पर द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय देम, मतलब जो टेस्ट बुकलेट थी कैंडिडेट्स की, वो बच्चे जो लैंग्वेज ऑप्ट किए थे उसी के अकॉर्डिंग थी, मतलब जो बच्चा जिस भाषा का चुनाव किया था उसी भाषा का क्वेश्चन पेपर बच्चे को दिया गया है। दूसरा, सीरियल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुकलेट एंड OMR शीट वेयर एंटर्ड इन द अटेंडेंस शीट ऑफ ईच कैंडिडेट। आपको ये भी सर्टिफाई करके देना है कि स्टूडेंट्स के जो अटेंडेंस शीट थी उसमें OMR शीट और टेक्स्ट बुकलेट की जो सीरियल नंबर है दोनों हमने फिल कर दिया है। द रोल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुकलेट, नंबर ऑफ ईच कैंडिडेट इन इंटरनेशनल न्यूमेरिकल एट द स्पेसिफाइड प्लेस एज पर रिकॉर्ड बाय रिटन बाय द कैंडिडेट्स एंड द कोड्स फॉर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेंटर आर फिल्ड बाय मी ऑन द OMR शीट। कह रहा है कि आपको ये भी वेरीफाई करना है कि स्टूडेंट्स को OMR शीट में जो टेक्स्ट बुकलेट नंबर है और रोल नंबर है वो कैंडिडेट ने सही लिखा था, और वो भी इंटरनेशनल न्यूमेरिकल नंबर में लिखा था, मीन्स इंग्लिश के लेटर में लिखा गया है, 1 2 3 में ही उन्होंने नंबर मेंशन किया है। ये भी वेरीफाई करना है कि कैंडिडेट्स के OMR शीट में जो डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और स्टेट कोड लिखा गया है वो मेरे द्वारा ठीक तरीके से चेक कर लिया गया है। OMR शीट में डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और स्टेट कोड जो लिखा गया है वो टीचर्स वेरीफाई करेगा कि इन्विजिलेटर वेरीफाई करेंगे कि मेरे द्वारा वो चेक कर लिया गया है और सारी चीज़ें करेक्ट हैं। नो अनयूज्ड टेक्स्ट बुकलेट OMR इज रिटेन बाय मी, ये भी वेरीफाई करेंगे, ये भी प्रमाणित करेंगे कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की OMR शीट या टेक्स्ट बुकलेट रखा नहीं गया है। All the OMRs and unused text booklet are handed over the center superintendent। सभी OMR शीट और टेक्स्ट बुकलेट हमने सेंटर सुपरिटेंडेंट को रिटर्न कर दिया है, वापस कर दिया है। देयर वाज नो केस ऑफ अनफेयर मीन्स, ये भी बताना है कि अनफेयर मीन्स UFM मीन्स नकल प्रकरण का कोई केस मेरे क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं था, ये भी आपको वेरीफाई करना है। लास्ट में, यदि कोई UFM बनता है तो उसका सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, नेचर ऑफ अनफेयर मीन्स डिटेक्टेड कि किस टाइप का उसका नकल प्रकरण था, रिपोर्टेड आपने किसको रिपोर्ट किया और आपने एक्शन क्या लिया, वो सारी चीज़ें इस टेबल में मेंशन करेंगे। यदि कोई ऐसा UFM का केस बनता, नकल प्रकरण बनता है तो लास्ट में सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स और नेम दोनों लिखेंगे इसमें। तो ये है सभी इन्विजिलेटर्स के लिए जिसको फिल करना है, प्रोफार्मा जी कहलाता है।
सभी इन्विजिलेटर सिंगल इसको फिल करेंगे। इसके बाद ये है आपके लिए OMR शीट जो बच्चों को फिल करनी है। इसमें देखिए OMR शीट में ये रोल नंबर लिखे गए हैं। रोल नंबर में आपको डिजिट लिखवानी है बच्चों से, और नीचे इसमें डार्क नहीं दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 रहता है जिसको डार्क करना होता है। लेकिन इस OMR शीट की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेकेंड पार्ट होता है जो ये है। इसमें देखिए क्या क्या लिखा गया है। अभ्यर्थी का नाम इन कैपिटल लेटर में, हिंदी में नहीं लिखना है आपको, इंग्लिश में ही नेम लिखना है। फिर फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर। दूसरे ब्लॉक में पेरेंट्स का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है। फिर ये जो डिब्बा बना हुआ है इसमें अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना है। फिर दूसरे डिब्बे में टेक्स्ट बुकलेट नंबर, क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखना है इन डिब्बों में। और फिर इसमें दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ होगा शायद, या इसमें कोड दिया हुआ शायद, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। कोड है ये 4 उसमें तो कोड होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट का कोड है, हाँ आपके ब्लॉक का, फिर डिस्ट्रिक्ट का, फिर स्टेट का, ये जो कोड दिए हुए हैं ये कोड आपको फिल करवाने हैं। कोड कहाँ से मिलेंगे तो इसकी जानकारी आपको पहले ही आपको दे दी जाएगी। आपके एग्जामिनेशन हॉल के बोर्ड में भी ये चीज़ें मेंशन कर दी जाएगी। तो ये जानकारी नॉर्मली आपको चेक करनी है कि कैंडिडेट्स ने सही फिल किया कि नहीं। फिर इसी में सेकेंड पार्ट है आंसर्स के। तो आंसर बच्चों को आप एक बार इन्फॉर्म कर दें कि जिस क्वेश्चन का आप जो आंसर लिख रहे हैं उसको ब्लैक करना है, दूसरा ब्लैक नहीं करना है। बाकी आपको ज़्यादा इस पे बच्चों से डिस्कस नहीं करनी है। फिर इसी में नीचे है स्टाम्प सेंटर सुपरिटेंडेंट की, तो ये इसमें स्टाम्प लग जाएगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर हो जाएगा, और सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट का सिग्नेचर भी है और इनविजिलेटर का सिग्नेचर भी है, और सेंटर सुपरिटेंडेंट की सील लग जाएगी। तो ये रही बात OMR की। इन सब के अलावा एक फॉर्मेट और है जो अटेंडेंस शीट कहलाता है, जिसको हम राशा भी कहते हैं। तो इस राशा को आप देख लें, हालांकि इसके पहले भी आप लोगों ने काम किया है। इसमें जो जो दिया हुआ है सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, कैंडिडेट्स नेम एंड फादर्स नेम है। फिर इसमें कैटेगरी है, क्या क्या ये क्लियर समझ में नहीं आता। ये राशा आपको मिलेगा, सभी बच्चों का एक एक पेज सेपरेट रहता है। इसको भी आपको बड़ी आसानी से, बड़ी सावधानी के साथ फिल करनी है। ये आपको जो मेन पेपर है सामने दिखा दिया जाएगा। इसके बाद फिर ड्यूटीज ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट है। तो देखिए सेंटर सुपरिटेंडेंट की 2 बार ट्रेनिंग हो चुकी है, फिर भी यदि कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं, और उसको कल ही मैं शेयर करूंगा। उसके लिए आप लोग एक बार सेकेंड वीडियो मेरा देख लेंगे, और उसको एक बार 2 बार देखेंगे, सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर भी हम एक बार इसका जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि इन्विजिलेटर्स को 30 अप्रैल के दिन JNVST के जो एंट्रेंस होने हैं उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक सामान्य वे पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जो टीचर्स के इन्विजिलेटर्स के लिए रहता है कि रिमनरेशन क्या होगा। ये रिमनरेशन भी इसमें दिया हुआ है। जो इन्विजिलेटर्स हैं, इन्विजिलेटर्स के लिए 400 ईच कैंडिडेट्स है, मतलब 400 पर इन्विजिलेटर्स इसमें रिमनरेशन है। 12 कैंडिडेट रहेंगे एक क्लासरूम में, एक रूम में, और उसमें एक इन्विजिलेटर रहेगा, उसको 400 मिलेंगे। और अपॉइंटमेंट इसका सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो ये रही बात इसमें रिमनरेशन की, आप उसके बारे में भी परेशान नहीं होंगे। तो एक बार फिर से हम कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य रूप से डिस्कस कर लेते हैं। सभी इन्विजिलेटर्स इस बात पे स्पेशली फोकस करेंगे कि ये हमारे स्कूल एग्जामिनेशन के तरह नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्टेड इंट्रेंस टेस्ट है।
इंट्रेंस टेस्ट का जो रिकॉर्ड होता है उसके लिए टाइमिंग और हमारी एक्यूरेसी दोनों इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, टाइम पे स्कूल पहुंचना। सेंटर जो भी हमारा है, जो उसके लिए टाइम बताया गया है उस टाइम पे हमको अपीयर होना है। कोई आपको टाइम सेंटर सुपरिटेंडेंट बता देंगे कि कौन सा टाइम आपके लिए रखा गया है। सेंटर में पहुंचने के साथ साथ एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में अपनी प्रेजेंस देनी है, उपस्थिति देनी है, ताकि सेंटर सुपरिटेंडेंट ये कंफर्म हो जाए कि हमारे सभी इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट हैं, उनको एक्स्ट्रा कुछ अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन पेपर ओपन होंगे, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें आप सेंटर सुपरिटेंडेंट को हेल्प करें। आफ्टर दैट टाइम से आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो उसके लिए भी देख लें पानी वगैरह की व्यवस्था हो, बेंचेस सही तरीके से अरेंज हों, उनमें रोल नंबर लिखे हों और रोल नंबर के साथ साथ सही रोल नंबर लिखे हों। आपको जो सेंटर सुपरिटेंडेंट से मटेरियल मिलेगा उससे दोनों मैच कर रहा हो। फिर एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो हम ड्यूटी करने जा रहे हैं वो हम कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए हैं। इसलिए हमको एग्जामिनेशन हॉल में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए स्टूडेंट्स की एंट्री में कोई गड़बड़ी ना हो उसका सपोर्ट करना है। बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम्स जो आप OMR शीट में एंट्री करवाएंगे बच्चे से, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो किसी भी प्रकार से गलत ना हो। यदि वो गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाती है तो बच्चे का OMR शीट चेक नहीं हो पाएगी और फिर बच्चा अच्छे करते हुए भी टेस्ट से बाहर हो जाएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि कोई भी बच्चा गलत एंट्री किसी भी तरह से OMR में ना कर सके। आपको पूरे समय अलर्ट रहना है। साथ में आपके द्वारा भी जो एंट्रीज की जानी है वो कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, चाहे आपके साइन की बात हो, चाहे कैंडिडेट्स के OMR पे साइन की बात हो, या सेंटर कोड लिखने की बात हो, लैंग्वेज लिखने ऑप्ट करने की बात हो। ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो बहुत बड़े पॉइंट नहीं कहलाते, बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमको परेशानी उठानी पड़ती है। तो कोशिश करें सभी लोग एक्यूरेसी के साथ, बिना गलती के 100% इफिशियंसी के साथ स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कि हम स्टूडेंट्स के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जब आप काम करेंगे तो आपका काम बेहतर होगा, हमारा एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट होगा और सक्सेसफुली कंडक्ट होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।